हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले मैं वर्णमाला प्रश्नोत्तरी की आपको एक वीडियो दे चुका हूं। उसके अंतर्गत मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस कराए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए ये प्रश्नोत्तरी का वीडियो नंबर 2 है। और वर्णमाला को मैं अच्छे तरीके से आपको कल पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। जिसने उसको नहीं देखा हो तो एक बार अच्छे से देखेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और अपने नोट्स मेंटेन करते हुए चलेंगे। आइए, 10 क्वेश्चन मैंने आपको उसमें करा दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 11वां। देखते हैं 11वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ऊ यानी कि छोटा ऊ होता है। ऊ का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या ओष्ठ। तो आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, उप। ये क्या होते हैं, ये उप होते हैं ओष्ठ। ठीक है, उप मीन्स छोटा ऊ आया है तो बड़ा ऊ भी आएगा और आपका क्या हो गया, ये पै वर्ग हो गया। ये सारे वर्ण कैसे होते हैं, ये ओष्ठ्य वर्ण होते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली वायु हमारे ओष्ठ को स्पर्श करती है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, मैं आपको बता चुका हूँ। उप ओष्ठ यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 12 क्वेश्चन बोल रहा है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ठीक है, क्या ये दंतोष्ठ्य कहलाते हैं, क्या ये दंत तालव्य कहलाते हैं, क्या ये कंठोष्ठ्य कहलाते हैं, या कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया था, कल पढ़ाया था जब वर्णमालाओं से मैंने आपको समझाया था, जब भी छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो क्या होता है, ई या ऐ का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब कि छोटा आ का मेल छोटी ई से होगा तो ए बनेगा, बड़ा आ का मेल बड़ी ई से होगा तो ऐ बनेगा। ठीक है, फिर आपको पता होगा छोटा आ और बड़ा आ कैसी ध्वनियाँ हैं, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, और छोटी ई बड़ी ई कैसी ध्वनियाँ हैं, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो कंठ का मेल जब तालव्य ध्वनिया से होगा तो क्या बनेगा, हमारा कंठ तालव्य बनेगा ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे 4। ठीक है, कंठ ध्वनियों का मेल जब तालव्य ध्वनि से होता है तो हमारा कंठ तालव्य ध्वनियाँ बनती हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ए और ऐ वर्ण कंठ तालव्य वर्ण होते हैं। ठीक है, देखो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको बताया था जब भी छोटा आ बड़ा आ के आगे छोटी ई बड़ी ई आती हैं तो ए ऐ बनता है, और छोटा आ बड़ा आ के आगे छोटा ऊ बड़ा ऊ आते हैं तो ओ औ बनता है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, कभी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है वर्णमाला में। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन है हमारा, जीवा की उच्चारण की दृष्टि से ए है। मतलब कि मैंने आपको बताया था कल स्वर पढ़ाते हुए, स्वर को अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। तो एक प्रकार उनका ये है, जीवा से उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का विभाजन। ठीक है, तो उसी के अनुसार हमें ये बताना है जीवा की उच्चारण की दृष्टि से ए क्या होता है। क्या ये अग्र स्वर है, क्या ये मध्य स्वर है, क्या ये पश्च स्वर है, या इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान है, याद रखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी, आओ उल्लू पीछे पीछे, ए को छोड़ो बीचे बीचे। ये वाला ए जो है इसको बीचे बीचे छोड़ो। बीचे बीचे मीन्स बीच, बीच मीन्स बीचों बीच, बीचों बीच मीन्स मध्य। तो ए कैसा स्वर हो गया है, ए हमारा मध्य स्वर हो गया है। बहुत सिंपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर हम आगे बढ़ें। देखो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है, और जो ट्रिक है
वो मैंने लिखी हुई है, औ उल्लू पीछे पीछे, ए को छोड़ो पीछे पीछे, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, निम्न में से किस स्वर का ह्रस्व रूप नहीं होता। देखो इसका मतलब समझो, ह्रस्व रूप का क्या मतलब है। ह्रस्व रूप का मतलब है, जैसे ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, जैसे बड़ा आ है तो इसका छोटा आ होता है, ह्रस्व हो गया इसका भी, ठीक है। बड़ी ई है, इसकी छोटी ई हो गई, ह्रस्व रूप हो गया, छोटा रूप हो गया। तो हमें ये बताना है कि निम्न में से किसका ह्रस्व रूप नहीं है। तो देखो स्वरों में ए, आई, ओ और आपका हुआ औ, इनका ह्रस्व रूप नहीं होता है, ठीक है। ए, आई, ओ, औ का ह्रस्व रूप नहीं होता है। तो देखो इनमें कौन सा उपस्थित है, औ उपस्थित है, यानी कि इसका ह्रस्व रूप नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ए, आई, ओ, औ का ह्रस्व रूप नहीं होता, ये केवल एक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिल्कुल जिसने वीडियो नहीं देखा उसको देख लेंगे। वीडियो को देखने के बाद एक बार देखो, दो बार देखो, समझ नहीं आए तो बिल्कुल आप आसानी से कर ले जाएंगे, कुछ दिक्कत वाली नहीं है, कुछ हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, निम्न में से अर्ध स्वर है, तो हमें बताना इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है, कै, खे, रे या पे। मैंने कल आपको पढ़ाते हुए बताया था, एक होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4 संख्या होती है इनकी, कौन कौन से, ये, रे, ले, वे। और इन अंतस्थ व्यंजन को हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं, इन अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। तो देखो कौन सा हो गया फिर हमारा अर्ध स्वर, रे हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, शामिल कर दिया, अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है कहते हैं। और इनमें भी ये और वे विशेष रूप से अर्ध स्वर होते हैं। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है इनमें से भी ये और वे विशेष रूप से अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वर के संदर्भ में सत्य कथन है। स्वर के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है, सभी स्वर अल्प प्राण व अघोष होते हैं, सभी स्वर महाप्राण व अघोष होते हैं, सभी स्वर महाप्राण व सघोष होते हैं, या सभी स्वर अल्प प्राण व सघोष होते हैं। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था, कल मैं लास्ट में नोट करके लिखा हुआ था, मैंने नोट करके इसलिए लिखवा दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुआ है, परीक्षाओं में रिपीट हुआ है और आने वाली परीक्षाओं में भी अच्छा संभावित क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। तो सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं और सभी स्वर सघोष भी होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण और सघोष क्या होते हैं ये मैंने आपको पीछे ऑलरेडी समझा दिया, यानी कि सभी स्वर अल्प प्राण व सघोष होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु मुख को नाम मात्र स्पर्श करती है खाली स्थान कहलाते हैं। मतलब कि जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु मुख को नाम मात्र स्पर्श करती है कौन से कहलाते हैं, क्या वे स्पर्श व्यंजन होते हैं, क्या वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन या द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था वे व्यंजन कौन से होते हैं, हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था नहीं भाई, स्वर तो ऐसे होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होता है, यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हम कर लेते हैं, उनके उच्चारण के समय निकलने वाली वायु मुख को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करती। वो कौन से थे, हमारे स्वर थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ नाम मात्र स्पर्श कर रही है, तो स्वर को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर रही, तो नाम मात्र जो स्पर्श करेगी वो कौन होंगे, हमारे अर्ध स्वर होंगे। और अर्ध स्वर कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देखो ये आंसर इसका लिख दिया क्या है, और इनकी सब पीपीटी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे एज इट इज हुबहू मिलती रहेंगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोल रहा है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा झटके से ऊपर उठती है उन्हें खाली स्थान कहते हैं। मतलब कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीवा झटके से ऊपर उठती है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या वे उत्सृप्य व्यंजन होते हैं, क्या वे द्विगुण व्यंजन होते हैं, क्या वे स्पर्श व्यंजन होते हैं, या एक और दो दोनों? तो मैंने बताया था कल आपको, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा झटके से ऊपर उठती है उन्हें उत्सृप्य व्यंजन कहते हैं। और ये उत्सृप्य व्यंजन जो होते हैं इनका अन्य नाम द्विगुण व्यंजन भी है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। और इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो इसको आप सही कर लेंगे। टाइपिंग मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे थर्ड वाले को काट कर इसका आंसर 4 कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 2 है, डेवड है। आप पढ़ेंगे, वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है, और जो मैंने समझाया उसका भी आपको टेलीग्राम लिंक पे PDF डाल दिया जाएगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, रे ऋषि वाला रे जो है का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या ओष्ठ? तो मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपली याद रखने की एक ट्रिक बताई थी, रश और क्या था, रट। रश रट ये कैसे वर्ण है, ये हमारे मूर्धन्य वर्ण होते हैं। ठीक है, रे हो गया, श हो गया, और ऋषि वाला रे हो गया, और टे का मतलब टे वर्ग हो गया। ये सारे हमारे मूर्धन्य वर्ण होते हैं। तो देखो ऋषि वाला रे वर्ण हमारा कैसा हो गया, ये मूर्धा हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नीचे ये भी शामिल किया हुआ, लेकिन इसकी कोई अब जरूरत पड़ने वाली नहीं है। मैंने आपको सीधा बता दिया है। क्या याद रखना है आपको, बस आपको याद रखना है रश और हो गया है रट। ठीक है, रश रट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? कल मैंने आपको बताया था अल्प प्राण होते हैं और महाप्राण होते हैं। ठीक है, अल्प प्राणों की संख्या 30 होती है, महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, महाप्राणों की संख्या 14 होती है। पहला, तीसरा और पांचवा सभी स्वर ये सब हमारे क्या थे, ये हमारे अल्प प्राण थे। और हमारे क्या थे, 2 और 4 ये क्या थे, ये हमारे महाप्राण थे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग हमारे ये कैसे थे, महाप्राण थे। तो देखो इनमें से दूसरा और चौथा कौन सा है, देखो भी साफ दिख रहा, कै नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हमारा कै तो प्रथम आ गया। तो हमारा सिंपल देखो यहाँ पे ये ऊपर ही बैठा हुआ है, कौन सा हो गया हमारा, ख और घ हो गए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कल, महाप्राण कौन से थे हमारे, दूसरा और चौथा वर्ग प्लस ऊष्म व्यंजन। दूसरा और चौथा वर्ग प्लस ऊष्म व्यंजन, ये हमारे क्या है, ये हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा नीचे करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा मानक वर्ण है, ख, ध, झ या क? ठीक है, देखो इस मानक के स्थान पे आप ए मानक कर लेंगे। भाई ए मानक वर्ण तो इसमें एक ही है, तो मानक जो तो तीनों बैठ रहे हैं, ख भी है, ध भी है, क भी है, तो मानक की जगह ए मानक कर लेंगे। कौन सा ए मानक वर्ण है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा ए मानक वर्ण है? कल मैंने आपको बताया था ए मानक वर्ण कौन से होते हैं। देखो ये झ जो है हमारा ए मानक वर्ण हो गया। ए मानक वर्ण कौन से होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखो मैंने कल भी बताया तो आज फिर शामिल कर दिया है। जो वर्ण पहले प्रयोग होते थे लेकिन वर्तमान में उनका बदला हुआ रूप प्रयोग किया जाता है, वे हमारे कौन से कहलाते हैं? यहाँ भी ए लगाओ, दिस वन इज टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग गलती हुई। वे वर्ण हमारे ए मानक वर्ण कहलाते हैं, मतलब कि उनका वर्तमान में बदला हुआ रूप प्रयोग होता है। जैसे देखो झ था, यहाँ पे झ लिखते हैं,
आपने देखा होगा पुरानी किताबों में या कहीं कहीं अब भी देखने को मिल जाता है, पहले जो झ लिखा जाता था वो इस प्रकार से लिखा जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसे लिखा जाता है। तो ये हमारा कैसा हो गया है, मानक वर्ण हो गया है। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 22। 22 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 22 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है शब्दकोश में त्रय किस वर्ण के बाद आता। त्रय किस वर्ण के बाद आता, शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी में, डिक्शनरी में त्रय किस वर्ण के बाद आता, त, ध, छ या ग। तो शब्दकोश में जो त्रय आता है ये त के बाद आता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है इसका, देख लेते हैं, जानते हैं। देखो शब्दकोश में तो त्रय त के बाद आता है, लेकिन वर्णमाला में त्रय छ के बाद आता है, छत्री वाला छ। ठीक है, देखो आप देखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, शब्दकोश में दिया होगा क्वेश्चन में तो त के बाद आ गया, और अगर वर्णमाला में दिया होगा तो छ के बाद आता है। ठीक है, इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा न्या, किधर गए भी आप, नीचे हो थोड़े, देखो न्या, न्या वर्ण कौन सा होता है हमारा, ये हो गया, इसको बोलते हैं न्या। क्या बोलते हैं, न्या। ये न्या वर्ण किस वर्ग का है, मतलब कि हमें बताना है ये किस वर्ग का वर्ण है। तो देखो क्या ये क वर्ग का है, ट वर्ग का है, च वर्ग का है या त वर्ग का है, तो हमें बताना किस वर्ग का वर्ण है ये। तो न्या हमारा आता है, देखो हमने कल पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, न्या हमारा आता है च वर्ग में। देखो च, छ, ज, झ और जो पांचवा था ये हमारा, ये होता न्या, च, छ, ज, झ, न्या। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा सही आंसर, थर्ड ऑप्शन इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखो ये लिखा हुआ नीचे, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा बार बार ऊपर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, देखो भी, नए वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है, नए वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। क्या ये मूर्धा से होता है, कंठ से होता है, तालु से होता है या दंत से होता है। तो जो नए वर्ण का उच्चारण स्थान है वो है हमारा मूर्धा, यानी कि नए वर्ण को उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली वायु हमारे मूर्धा को टच होते हुए निकलती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया है, इसका आंसर हो गया हमारा पहला, फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट देखो 25वां क्वेश्चन है हमारा, ये क्या बोल रहा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल करती हैं, इन क्वेश्चंस को करने के बाद बिल्कुल कंठस्थ है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एघोष ध्वनि व्यंजन वर्ग के किस व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, कौन सी एघोष ध्वनियाँ। कहने का मतलब है एघोष ध्वनियाँ कौन कौन से वर्ग की ध्वनियाँ जो होती हैं वो एघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था वर्ग का पहला और दूसरी ध्वनियाँ जो थी वो एघोष थी, और तीसरी चौथी पांचवी जो थी वो कैसी थी हमारी, ये ध्वनियाँ हमारी सघोष थी। तो ये एघोष है तो कौन सी होगी, पहला दूसरा, सिंपल। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, इसको थोड़ा नीचे करेंगे पहले हम, देखो हिंदी शब्दकोश में अंगय और ए किस वर्ग के बाद आते हैं। तो हिंदी शब्दकोश में अंगय और ए, ये मैंने कल आपको बताया था ये क्या है, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था वर्णमाला में ये होते हैं अयोगवाह, जिसमें अंग को हम ये हमारे दोनों अयोगवाह होते हैं। ये अयोगवाह किसके बाद आते हैं, अयोगवाह जो आते हैं स्वरों के बाद आते हैं। तो मीन्स जो हमारा अंतिम स्वर होगा उन्हीं के बाद आएंगे ना ये। तो अंतिम स्वर कौन सा हो गया, ए ऐ ओ औ, कौन सा हो गया, औ हो गया है। तो किसके बाद आएंगे, औ के बाद आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। देखो मैंने लिख दिया नीचे, अयोगवाह स्वरों के बाद आते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है, और अयोगवाह जो आते हैं स्वरों के बाद आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण
और ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है, मतलब कि निम्न चार में से ऐसी ध्वनि कौन सी है जो स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ्य भी है। भे, ठे, थे या है, तो इनमें से हमें बताना है। तो देखो भाई, मतलब कि वो स्पर्श व्यंजन में भी शामिल हो। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, कैसे लेके मैं तक इनकी संख्या 25 थी, कल मैंने आपको पढ़ाया था। वो घोष भी होनी चाहिए। घोष मीन्स सघोष वर्ण। सघोष वर्ण कौन से होते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। वो हमारी महाप्राण भी होनी चाहिए। महाप्राण कौन से होते हैं हमारे भाई, 1, 3, 5 तो हमारे अल्प प्राण थे, तो 2 और 4 महाप्राण हो गए। ठीक है, महाप्राण भी होनी चाहिए। ओष्ठ्य भी होनी चाहिए। ओष्ठ्य कौन से होते हैं हमारे, ओष्ठ्य मैंने अभी आपको बताया था, उप, याद करने की ट्रिक। ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग। तो ऐसी कौन सी ध्वनि आ रही है, तो देखो पहली ही ध्वनि ऐसी आ रही है कि इन सब का पालन कर रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर देखो फर्स्ट हमारा सही आंसर है। इसी के साथ हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, निम्न में अघोष अल्प प्राण ध्वनि है, मतलब कि इनमें से ऐसी कौन सी ध्वनि है जो अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। क्या झ, ठे, जे या कै, तो देखो ऐसी कौन सी ध्वनि है जो दोनों का पालन कर रही है, तो इनमें से साफ दिख रही है कै दोनों का पालन कर रही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही आंसर है। अघोष और अल्प प्राण होते कौन थे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अघोष पहला और दूसरा वर्ग, और अल्प प्राण 1, 3, 5, तो कौन सा हो गया, मतलब कि पहला दोनों में शामिल हो रहा, पहला वर्ग, तो पहला वर्ग दोनों में शामिल हो रहा, तो कौन सा हो गया, क्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही आंसर हो गया है। देखो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही आंसर हो गया। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब शामिल कर दिए हैं। मैंने आपको वर्णमाला को ठीक से पढ़ा चुका हूँ। वर्णमाला पहले पढ़ाया था और बाद में उसके क्वेश्चन आंसर 2 वीडियो के अंतर्गत करा दिए। 28 क्वेश्चन नाम के ही हैं, लेकिन अगर इनको ठीक से पढ़ेंगे तो ये 28 दूनी तिया तिगने तक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका हिंदी का चैप्टर होगा, हिंदी भाषा का विकास पढ़ लेंगे हम। फिर उसके बाद ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से आपको सारी हिंदी कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, चैनल को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और एक बार समझ नहीं आए 2 बार देखो, 3 बार देखो। फिर मैंने आपको संविधान स्टार्ट करवाया था। संविधान के अंतर्गत मैंने आपको संविधान का इतिहास आरंभ किया है, जहाँ तक पढ़ाया है अगली वीडियो में उसी के आगे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। वीडियो को देखते रहें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दिया करें। बहुत जल्दी ही मैं आपको अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।